कोऑर्डिनेट पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये आ जाते हैं। समझ में आ गया? ये हमने यूज किया है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के साथ ही कनेक्शन में है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x2 प्लस x1 डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट है y2 प्लस y1 डिवाइड बाय, और मिड पॉइंट के बाद ही हम लिखते हैं सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल में हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 plus y3 divided by 3. These are the respective coordinates for centroid of a triangle ABC. अच्छा, ये x1 y1 क्या होते हैं? x2 y2 x3 y3 क्या होंगे? ये coordinates for vertices of triangle. ट्रायंगल के vertices given है। ये ट्रायंगल ABC के मुझे vertices given है, उनके सभी x कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया डिवाइड बाय 3, उनके सभी y कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया डिवाइड बाय 3, एंड हेंस वी गेट द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। समझ में आ गया इतना सबको? यहां तक कंफ्यूजन है कोई? कल आपको क्वेश्चन करवाया था, फाइंड द पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स। ये करवाया था ना क्वेश्चन नंबर 3। बस क्वेश्चन 4 रहता है, आपकी कोऑर्डिनेट में थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के साथ ही याद है ना हमने क्या किया था इसमें? दोबारा से करो क्वेश्चन 3 आप। कल हमने किया था एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन 3, आज फिर से हम वही करेंगे। सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। पॉइंट्स है 6 - 6, दूसरा पॉइंट है हमारे पास 3 - 7, और तीसरा पॉइंट है 3 3। इन तीनों से पास होता हुआ एक सर्कल, उसका सेंटर बताना है। तो हम क्या करते हैं? लेट द सेंटर बी OXY। तो therefore we have OA is equal to OB is equal to OC, क्योंकि ये क्या है? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो इसको जब आपने XY लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, OA को लिखोगे x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y + 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 7 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको। इसमें मैंने आपको बताया था हाउ डू वी नीड टू सॉल्व। अब इसी क्वेश्चन के आगे ना आप 2-3 पॉइंट्स और लगाओगे, 2-3 क्वेश्चन इसकी टाइप्स हो जाती हैं, राइट? इसी क्वेश्चन को 2-3 तरह से और लिख सकते हैं, सेम क्वेश्चन होगा, काम भी वही सेम करना है, ठीक है? श्रेष्ठ ऑनलाइन क्यों आज? मैम मुझे कोई उधर ड्रॉप करने वाला नहीं था, इसलिए ऑनलाइन हूँ। ठीक है, एक आरुष नहीं आया बस आज, और आरव। तो देखो, अब इसमें जब हम स्क्वेयरिंग करते हैं, बिकॉज हमारे पास ये इंडिविजुअल टर्म्स है, वी डोंट हैव प्लस माइनस इसके साथ। जब इसको स्क्वायर किया तो ये अकेली टर्म स्क्वायर हुई, जब इस टर्म को स्क्वायर किया तो ये अकेली स्क्वायर हुई, जब इसको स्क्वायर किया तो ये अकेली स्क्वायर। समझ में आ गया? दैट्स व्हाई यहाँ पर हम करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो हमारे पास आ जाता है x - 6 होल स्क्वायर y + 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 3 होल स्क्वायर y + 7 होल स्क्वायर। यहां से हम क्या करते हैं? 3 इक्वल टू साइन है ना, ये a, ये b और ये c, या कुछ भी ले लो, ये 1 2 3 ले लो। ये फर्स्ट,
देन दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। ये तीन इक्वल टू साइन है अपने पास। आप फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करोगे, आम सेकंड और थर्ड को इक्वेट करोगे, या फर्स्ट और थर्ड को, दो इक्वेशंस निकालेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी हम अगर ध्यान से काम करें अपनी कैलकुलेशंस आसान हो जाएगी। सेकंड और थर्ड में ना जो ही हमारी ये टर्म है ये सेम है, तो मुझे फायदा है अगर मैं सेकंड और थर्ड को पहले इक्वेट कर लेती हूँ। समझ में आ गया? सेकंड और थर्ड क्यों सिर्फ इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली है, ऐसा नहीं हर क्वेश्चन में हो। यहाँ पर मुझे ना x-3 दोनों में दिख रहा है, तो ये सेम टर्म है, तो अगर मैं स्टार्ट यहीं से करूंगी ना तो मेरा काम बहुत आसान हो जाए। एंड दिस इज व्हाट योर कैलकुलेशंस या वैदिक मैथ्स जो होती है ना, ये आपकी यही एक सेंस जो है वो डेवलप करती है और कुछ नहीं है। कभी कभी हम स्पॉट कर लेते हैं कि हाँ जी ऐसा करने से काम आसान होगा, कभी कभी नहीं कर पाते। तो ये आ जाएगा y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y+7 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर ओपन करेंगे। हाँ जी, अब स्क्वायर का फॉर्मूला याद है हमें, क्या होता है? -2ab, और यहाँ पर होगा a² + b² + 2ab। यहाँ पर ना गलती आम हो जाती है, हम क्या करते हैं 2ab को छोड़ देते हैं, ठीक है? तो छोड़ना नहीं है उसको। और ये कोई बहुत लंबी चौड़ी इक्वेशन भी नहीं बनने वाली है हमारी। y² तो वैसे ही कैंसिल हो गया, क्वाड्रेटिक हम पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही। तो जब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे -20y इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू -2। -2 क्या आया है? सेंटर का y कोऑर्डिनेट। कहाँ पे? समझ में आ गया? अब यहां पर तो जैसे मर्जी इक्वेट कर लो, x-6 का होल स्क्वायर so we have here x-6 का होल स्क्वायर प्लस y+6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x-3 होल स्क्वायर y-3 होल स्क्वायर। y की जगह मैं कौन सी वैल्यू पुट कर लूंगी? -2। तो y की वैल्यू -2 आई थी। x-6 होल स्क्वायर प्लस -2 + 6 होल स्क्वायर, x-3 होल स्क्वायर प्लस -2 - 3 होल स्क्वायर, x² + 36 - 12x + 16, x² + 9 - 6x + 25। तो ये x² कैंसिल हो गया, -12x + 6x, 9 + 25 - 16 - 36, -6x इज इक्वल टू 34 और 52 क्या आ जाएगा? -18। x की वैल्यू क्या आ गई? 3। Therefore, center of the circle is 3 - 2। जो हमें सर्कल बनाया था हमने, उसका सेंटर जो आया है वो है 3 - 2। ठीक हो गया? इतना सबने सॉल्व किया। इसी चीज को ना ध्यान से देखो, हो गई थी सॉल्व सबकी, है ना? ये हमने सर्कल ड्रॉ किया, इस पे 3 पॉइंट्स लिए A, B एंड C, और जो सेंटर था, है ना, सेंटर था, हमने कहा वो जितना डिस्टेंस सेंटर का A से है उतना ही डिस्टेंस सेंटर का B से होगा, उतना ही डिस्टेंस सेंटर का क्या होगा? C से। ठीक हो गया? तो ये पॉइंट O जो है इसका डिस्टेंस इक्वल है फ्रॉम 3 पॉइंट्स। अगर मैं इसको ABC को ज्वाइन कर देती हूँ तो क्या बनता है ABC?
ट्रायंगल बन जाता है ना। एबीसी को ज्वाइन किया तो ये ट्रायंगल बन गया ना। तो वी हैव ट्रायंगल एबीसी। ये पॉइंट ओ जो है, पॉइंट ओ ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर। तो लिखो सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ये फिगर बना लो। पॉइंट ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 vertices of the triangle ABC। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर है। जितना डिस्टेंस O का A से है उतना ही डिस्टेंस O का पॉइंट B से भी होगा, उतना ही डिस्टेंस O का पॉइंट C से भी होगा। पॉइंट O is equidistant from the 3 vertices of triangle ABC। इतना क्लियर हो गया। एंड सेकेंड थिंग, पॉइंट O is center of circle passing through points ABC, passing through points A, B and C। पॉइंट जो O है ना वो सेंटर ऑफ द सर्कल भी है, ठीक है। तो इस पॉइंट O को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, वो है सर्कम सेंटर, as it is center of circum circle। एक ट्रायंगल एबीसी था, इसको एक सर्कल ने घेर लिया, तो हम कहते हैं ना सर्कमस्क्राइब किया है, सर्कमफ्रेंस, राइट। तो ये मतलब क्या है, सर्कमस्क्राइब करने का मतलब है कि हमने उसके आसपास सर्कल ड्रॉ कर दिया, एग्जैक्ट वर्टिसेस से पास करता हुआ। तो इस सर्कल को बोलते हैं सर्कम सर्कल, और जो इस सर्कल का सेंटर होगा उसे हम कहते हैं सर्कम सेंटर। समझ में आ गया। ट्रायंगल के आसपास से गुजरता हुआ सर्कल, सर्कमफ्रेंस से, सर्कमस्क्राइब से आप वर्ड को समझ सकते हो, सर्कम सर्कल, और उसके सेंटर को कहते हैं सर्कम सेंटर। और सर्कम सेंटर की खासियत ये होती है, इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। समझ में आ गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, फाइंड अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय पॉइंट दिस। ट्रायंगल एबीसी के वर्टिसेस दियो, फाइंड अ पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 वर्टिसेस, ठीक है। या कहा जाता है फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो आपको ये वर्ड पता होना चाहिए, सर्कम सेंटर है क्या। समझ में आ गया। अच्छा चलो, आपने इतना तो हमने ये ले लिया, थोड़ा सा इसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी और। एक हमने किया था मीडियन, है ना। मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या करते हैं, सेंट्रॉइड। मीडियन क्या करता है, ऑपोजिट साइड्स को बाइसेक्ट, ठीक है। ट्रायंगल का मीडियन ऑपोजिट साइड्स को बाइसेक्ट करता है, और जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे हम कहते हैं सेंट्रॉइड। इनको कभी भी मिक्स नहीं करते हैं पॉइंट्स को, कि जी मीडियन है जी वो सेंट्रॉइड भी हो जाएगा, उससे सर्कम सेंटर भी बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपने मीडियन से मीडियन वाला काम ही लेना है। कब मिक्स होते हैं वो बाद की बात है, लेकिन अभी फिलहाल अगर ये मीडियंस हैं ADBECF तो जी सेंट्रॉइड ही कहलाएगा। क्लियर हो गया इतना। ऐसे ही एक होते हैं ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड्स, जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर्स। याद है परपेंडिकुलर ना, कुछ इससे ड्रॉ करूंगे तो इजी हो जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी मीडियन और परपेंडिकुलर में फर्क क्या है। ये मैंने परपेंडिकुलर मान लो AD ड्रॉ किया, तो किसी एंगल से BC का मिड पॉइंट लग रहा है D, फिगर को देखकर ही लग रहा है ना कि मिड पॉइंट है कि नहीं लग रहा, नहीं है ना। हाँ, तो परपेंडिकुलर का काम सिर्फ क्या है, 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना और कुछ नहीं, उसे हमने मीडियन का काम नहीं लेना है। समझ में आ गया।
तो जो हमारा परपेंडिकुलर है वो सिर्फ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और कुछ काम नहीं करेगा। समझ में आ गया इतना? अब आपको कि मैम ये तो लग रहा है जी मिड पॉइंट, लगना नहीं है। ये तो लग रहा है कि परपेंडिकुलर होगा, नहीं हमें नहीं लगना चाहिए, हमें सिर्फ मीडियन वाला काम ही करवाना है, उससे हमें सिर्फ परपेंडिकुलर वाला काम ही लेना है। तो यहाँ पर जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ऑल्टीट्यूड्स का, AD BE CF आर ऑल्टीट्यूड्स, तो इसको बोलते हैं ऑर्थोसेंटर। यूजुअली H से डिनोट किया जाता है इसको, और इसे बोलते हैं ऑर्थोसेंटर। तो सेंट्रॉइड कुछ और है, परपेंडिकुलर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। पहली बात तो ये आपको यूजफुल नहीं है, ये आपको यूज में नहीं आएगा। मैं क्यों करवा रही हूँ ये, ताकि डिस्टिंक्शन रहे कि ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंट्रॉइड नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड और ऑर्थोसेंटर। ऑल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थोसेंटर। समझ में आ गया? लिख लो इसको। ये 4 चीजें होती हैं आपके रेलिवेंस में, सिर्फ मीडियन है, ऑल्टीट्यूड्स का आपको काम नहीं आएगा, ठीक है ना? बिकॉज परपेंडिकुलर को आप कैसे यूज करोगे, अभी आपने उतनी ज्योमेट्री नहीं सीखी है कोऑर्डिनेट। क्लियर हो गया इतना? ये सिर्फ डिस्टिंक्शन करने के लिए सेंट्रॉइड में। और ये थर्ड चीज आती है इसमें, राइट? हमने क्या किया, ये ट्रायंगल था, ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3। मैंने तीनों के बाइसेक्टर्स, किसके किसके बाइसेक्टर्स? तीनों के, तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए। समझ में आ गया? तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स को ड्रॉ किया। ये भी आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन करते हैं, और इस पॉइंट को बोलते हैं आई, और ये होता है इन सेंटर। समझ में आ गया? एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इन सेंटर। कि कल अगर हम इससे सर्कल ड्रॉ करेंगे ना, ऐसा वो तीनों साइड्स को टच करता हुआ जाएगा, और सर्कल ट्रायंगल के एग्जैक्ट बीच में होगा, तीनों साइड्स को टच करता हुआ जाएगा। और ये भी आपके रेलिवेंस में अभी नहीं है, कोऑर्डिनेट के हिसाब से सिर्फ फर्क बता रही हूँ। और अभी जो हमने किया था वो है ट्रायंगल का सरकम सर्कल। देखो जी, हमने सर्कल ड्रॉ किया, और ये कुछ इस तरह से ABC। अच्छा, सरकम सेंटर बनता किससे है? मैंने क्या करना है, कैसे बनाना है सरकम सेंटर को, अगर वो हम समझते हैं। ये ट्रायंगल लिया, मैंने ना BC का मिड पॉइंट लिया D, ठीक है? BC का मिड पॉइंट लिया D, और मैं क्या करती हूँ, इस D पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक हो गया? तो जो ये लाइन L है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब ये लाइन ना सेंटर हमारे वर्टेक्स से पास करनी जरूरी नहीं होगी, करेगी भी नहीं। सेंटर से अगर पॉइंट को ज्वाइन करना है तो AD होगा, एंड नो वे AD इज परपेंडिकुलर। तो मैंने सेंटर पे बाइसेक्टर वाले पॉइंट पे, जो बिल्कुल मिड पॉइंट है, उस पर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और हमारे पास आ जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड। ऐसे ही अगर हम तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को ज्वाइन कर देंगे तो इससे हमें बनता है सरकम सेंटर। ठीक है? तो ये तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। हमारे रेलिवेंस में ये आएगा। क्लियर हो गया? हमारे लिए रेलिवेंस यही है, इसी का है और किसी का नहीं है। तो 2 ही चीजें आपको आएंगी, सरकम सेंटर एंड मीडियन सेंट्रॉइड। सरकम सेंटर निकालना आ गया आपको, तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस सेम करना है। टू फाइंड सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल ABC, सरकम सेंटर O ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हमें रूल यूज करना होगा, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC।
समझ में आ गया? मैं इससे सिंप्लीफाई नहीं कर पाऊंगी, 2-3 चीजें आपको फर्दर एप्लीकेशन में याद करनी है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। एंड सो इज योर सेंट्रॉइड। ये 3 मार्क्स में ट्विस्ट करके क्वेश्चन को कह सकते हैं कि सर्कम सेंटर निकालो, तो आपको पता है आप कैसे करना है। समझ में आ गया? आपको कह सकते हैं सर्कम सेंटर निकालो, आपको ये भी कह सकते हैं कि फाइंड द पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, या सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द 3 गिवन पॉइंट्स। समझ में आ गया? राइट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। हमारे रेलेवेंस में रहेगा एक सर्कम सेंटर और एक सेंट्रॉइड, बस ये 2 चीजें हैं। कोई बना रही थी ना, बता ये बनाया था, ये बनता कैसे आपको वो समझाने लगी। इसका सेंटर जो होगा, लेकिन ये आया कहां से पॉइंट, ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज याद है, मान लो मैंने ये किया हो, 9th पे पढ़ा हो थोड़ा बहुत, मैं वो समझाने लगी थी। ये लिया सेंटर, ये सर्कल लिया, ए बी क्या है इसकी, कॉर्ड, ठीक हो गया। ये सेंटर है, यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो क्या रिलेशन होता है, ए इज इक्वल टू ई बी। क्या लिखते हैं हम, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, है ना। ऐसे ही मान लो मैंने ये पॉइंट ए सी लिया, ये भी कॉर्ड है, यहां से भी परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड होगा। बीसी को ज्वाइन कर दिया, यहां से भी परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से सर्कम सेंटर बनता है। अब ट्राइंगल एबीसी कंप्लीट हो गया, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, है ना। तो सेंटर से, सर्कम सेंटर से हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ही बनते हैं। दूसरी चीज, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से सर्कम सेंटर ही आएगा, क्योंकि इस रूल को भी फुलफिल करना है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। समझ में आ गया आप इसमें, अब क्यों याद, मतलब याद रहने का एक तरीका है और कुछ नहीं, राइट, फाइन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लंबा क्वेश्चन है। The two opposite vertices of a square are, एक स्क्वायर दिया हुआ है ABCD। The two opposite vertices of a square, तो कोई भी 2 opposite vertices ले लिया, हमें दिया है -1 2 और दिया है 3 2। Find the coordinates of the other 2 vertices। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें स्क्वायर है, 4 वर्टिसेस हैं, ऑपोजिट वाले 2 दिए हैं, चाहे वो AC ले लो चाहे वो BD ले लो, बात एक ही है, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल, है ना। तो हमने चाहे BD को ले लिया चाहे AC को ले लिया, हमारा क्वेश्चन वही रहेगा, राइट। दूसरी चीज, और स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल और 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो इन्हीं 2 चीजों को मैं यूज करूंगी। अगर मुझे स्क्वायर के बाकी 2 वर्टिसेस को निकालना है, तो लेट द अदर 2 वर्टिसेस बी बी ए बी एंड डी सी डी। हमने 2 अलग से वर्टिसेस को नाम दे दिया, राइट। तो पहले तो मैं करूंगी कि अगर मुझे वर्टिसेस निकालने हैं, देन ए बी इज इक्वल टू बीसी, तब मैं क्या लूंगी, ए बी इज इक्वल टू बीसी। तो क्या ले जाए, इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि नहीं, समझ में आ रहा है बच्चे। I'll apply distance formula, a plus 1 का होल स्क्वायर प्लस b minus 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू a minus 3 का होल स्क्वायर प्लस b minus 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a plus 1 होल स्क्वायर प्लस b minus 2 होल स्क्वायर is equal to a minus 3 whole square plus b minus 2 whole square। अब क्या करेंगे, कैंसल, a square plus 1 plus 2a, a square plus 9 minus 6a,
ठीक है, और क्या कर सकते हैं? उसके बाद और क्या कर सकते हैं? ए की वैल्यू पुट की है तो बी की वैल्यू निकालनी है ना? कैसे निकालेंगे? कुछ और तरीका जो मैं यूज कर सकती हूँ, आपने साइड्स को इक्वल कर दिया, ऑल साइड्स आर इक्वल, आपने उसको इक्वल करके ए और ए की वैल्यू निकाली। इसमें मैं और क्या यूज कर सकती हूँ? कैन आई यूज पाइथागोरस थ्योरम? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। समझ में आ गया? करो इसको। इन ट्रायंगल एबीसी, नेक्स्ट आई यूज इन ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आई विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी क्या हो जाएगा? ए प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, कुछ देखना भी होगा कि नहीं। हुआ? इंडिविजुअल टर्म स्क्वायर हो गई, पाइथागोरस लग सकता है। ए बी की लेंथ स्क्वायर रूट में आएगी, बी सी की लेंथ -1 -3 बातें की, ए सी की लेंथ निकाली -1 -3 2 -2 बातें। स्क्वायर करना है, चाहे माइनस लिखो चाहे प्लस लिखो। चलो सॉल्व करो इसको, ये आ जाएगा अपने पास a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 2 का होल स्क्वायर, a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3। समझ में आ गया? a की वैल्यू क्या थी? I'll put here 1 plus 1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 2 होल स्क्वायर 1 minus 3 whole square plus b minus 2 is equal to 16. ये देख बेटा, ये स्क्वायर रूट में हट गया, समझ में आया? ये जो स्क्वायर है इसने स्क्वायर रूट को हटा दिया, बस उसके बाद ये अंदर की टर्म्स रहेगी। अंदर वाली तो स्क्वायर हो ही रही है ना। अभी मैं ओपन करूंगी, टेक इट लाइक दिस, ये स्क्वायर बनाते हैं हम। ठीक है, ए मैंने क्या लिया हुआ है? -1 2 और ये है, ये मैंने लिया ए बी। ठीक है, अब मुझे ए बी की लेंथ बताओ क्या होगी? हाँ, -1 माइनस से a प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया प्लस b माइनस 2 होल स्क्वायर हो गया। यूजुअली वेरिएबल को लिखते हैं, ये स्क्वायर रूट हो गया। अब ए बी को स्क्वायर करो, क्या होगा? इस पूरी टर्म को स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा a प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 2 होल स्क्वायर। अब जब इसको स्क्वायर करोगे तब लगेगा a स्क्वायर प्लस। क्लियर हो गया इतना? समझ में आ गया? पाइथागोरस लग सकता है क्योंकि पाइथागोरस स्क्वायर करता है।
पहले ही साइड्स को उसने स्क्वायर कर दिया, इसीलिए हमारे पास जो नंबर्स हैं वो सिर्फ वैल्यूज में रह जाएंगे, स्क्वायर रूट्स में नहीं रहेंगे, राइट। तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a माइनस 2 स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a इज इक्वल टू 16 माइनस 4 ये भी बी होगा। and 2b square minus 8b 4 plus 4 plus 4 plus 4 कितना हो गया 16 is equal to 16, ये कैंसल, b square minus 4b is equal to 0, कॉमन लेना, b is equal to 0, b की वैल्यू 4। ठीक है, ये तो हमारा एक वर्टेक्स निकला। पांचवे वाला क्वेश्चन लिखो इसको। अब हमारे पास a की वैल्यू आई है 1, b की वैल्यू है 0 या b की वैल्यू है 4। तो हमारे b वर्टेक्स के दो ऑप्शंस हो गए, कौन से, या तो 1 0 होगा या 1 4, कौन सा लोगे? क्यों? कोऑर्डिनेट है 0 क्यों नहीं लेते? कोऑर्डिनेट में 0 नहीं लेते, लेते हैं ना। 0 पॉइंट वैलिड है, नेगेटिव भी वैलिड होता है। तो यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट्स बनकर आ गए 1 0 और 1 4, और ये दोनों ही क्या है, अगर आप इसको वर्टेक्स बी मान लोगे तो दूसरा वर्टेक्स डी हो जाएगा। समझ में आ गया? एक कैलकुलेशन के साथ ही हमारे पास दोनों वर्टिसेस आ जाएंगे कि जो हमने कैलकुलेशंस की है बी के लिए। मान लो अगर हम कहते हैं कि बी 1 0 है, आप सॉल्व करोगे तो आपका सी डी जो डी वर्टेक्स था वो क्या आ जाएगा 1 4। समझ में आ गया? जो चीज आपने यहाँ फॉलो की है फॉर दिस नंबर, वही चीज अगर यहाँ फॉलो करोगे तो सेम आएगा। मतलब कि अगर मेरे पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और 4 आ गई है, तो मेरे रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 1 0 एंड 1 4। कुछ नहीं है, हमारे दो मिसिंग वर्टिसेस थे, स्क्वायर के दोनों ही आ गए। क्लियर हो गया? Therefore, the vertices of square are 1 0 1 4. The other two vertices of the square are other two vertices of square are 1 0 and 1 4. समझ में आ गया इतना हमें? ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं समझ में आया कुछ? तो ऑनलाइन वाले बच्चों समझ, सी कौन सा होगा, डी कौन सा होगा? कोई भी ले लो। सी तो बेटा क्लियर है, सी तो एक्स कोऑर्डिनेट ही होगा ना। सॉरी, बी एंड डी कौन सा होगा? बी को जैसे मर्जी ले लो, स्क्वायर है, सिमेट्री होती है, तो अगर आप इसको 1 0 लोगे तो ये 1 4 हो जाएगा। अगर आप कहोगे कि द वर्टिसेस आर, आप रिक्वायर्ड ऐसे रिस्पेक्टिवली नहीं कहोगे, बिकॉज क्वेश्चन ने आपको रिस्पेक्टिवली करके नहीं दिया होगा। ठीक है, ये ओके मैम। हाँ, क्वेश्चन ने रिस्पेक्टिवली नहीं दिया हुआ तो इसलिए हम नहीं लेंगे, हम सिंपली लेंगे कि द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर आर 1 4 1 0। जैसे मर्जी लिख लो, 1 0 पहले लिख लो, हाँ 0 1 नहीं लिख देना, है ना, वो नहीं हमने करना, एक्स वाई रिस्पेक्टिव लेकर। आपका ना क्वेश्चन नंबर 5 सिर्फ एक पॉइंट के लिए रेलिवेंट है। इसमें ना आपका जो सेकंड का नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पार्ट है, कैलकुलेट द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल, वो आपको नहीं आएगा। ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें डिलीटेड है, वो पोर्शन हमें नहीं आएगा। चलो पढ़ो इसको तब तक। पढ़ो, देखने को नहीं कहा बोर्ड पे, क्वेश्चन पढ़ लो। मैं सिर्फ बुक निकाल रही हूँ यहाँ से, पीडीएफ खोलने लगी हूँ और कुछ नहीं कर रही, और आपके साथ शेयर करूंगी, बिकॉज आई जस्ट वांट टू टेल यू कि यहाँ पर जब हमारा ओरिजिन चेंज होता है तो हम उसमें क्या करेंगे, बिकॉज केस स्टडीज में क्वेश्चन पूछ लेते हैं और कुछ नहीं है इसका।
और कोई रेलिवेंस नहीं है मुझे करवाने का, सिर्फ केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कवर कर। स्क्रीन शेयर हुई ऑनलाइन? एनसीईआरटी बुक दिख रही है आपको? Yes, ma'am. जिसने कहा है द क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णनगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट फॉर द गार्डनिंग एक्टिविटी. Sapling of gulmohar are planted on the boundary at distance of 1 meter from each other. ठीक है. There is a triangular grassy lawn in the plot as shown in figure 7.14. The students are to sow seeds on the flowering plants on the remaining area. यहाँ पे seeds flowering plant किया, यहाँ पर हमारा गुलमोहर है, जो भी मतलब whatever the information is given to us. ठीक है. Taking A as origin, अगर आपका ये A origin है, find the coordinates of vertices of triangle. आपको ये काम करना है. बताओ, अगर A को origin लोगे तो P क्या होगा, Q के वर्टिसेस क्या होंगे, R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आपको वो बताना है. बताओ P क्या होगा, देखो बुक से अपनी. P के वर्टिसेस क्या है, 4 6. समझ में आ गया. X एक्सिस से P है 4 पे, Y एक्सिस से देखो डिस्टेंस है 6 पर. यहाँ पर अपनी आप स्केल को लोगे और रेलेवेंटली ये नहीं कि 6.5 लेना है, ये 6 पर आ जाएगा. पहले x कोऑर्डिनेट, ये x लेंगे, फिर ये y. ठीक है. आपने a को ओरिजिन माना है तो वर्टिकल. b क्या हुआ, p बच्चे ये 3 में आ रहा है, ये है p. स्केल लो, बुक देखो. ठीक हो गया. अब q के वर्टिसेस बताओ मुझे, 3,2. समझ में आ गया, 3,2. r के वर्टिसेस 6,5. ये वाला समझ में आ गया हमें. टेकिंग ए एज ओरिजिन, ये वैसे समझा ये रहा था कि आपने ट्रायंगल को फिक्स रखा है. अब ना आप क्या करते हो, ओरिजिन को चेंज कर देते हो. यहाँ पर ना इतना लिख लिया सबने, टेकिंग ए एज ओरिजिन, हमने वर्टिसेस मार्क कर दिए. अब वो कहते हैं ओरिजिन आपका ए नहीं है, ओरिजिन है पॉइंट सी पर. यहां से पॉइंट सी है, यहां से ओरिजिन है पॉइंट सी. अब बताओ ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या होंगे. तो अब हमारी लोकेशन चेंज हुई है, स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हुआ है, ट्रायंगल वहीं का वहीं खड़ा है. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, दिस इज नेगेटिव, क्या हो जाएगा अब यहाँ पर वर्टिकल क्या हो जाएगा, ये y डैश हो गया और ये क्या हो गया x डैश. यहाँ ओरिजिन आ गया अगर, तो ये आपका x डैश और ये क्या हो जाएगा y डैश. बस इतना फर्क पड़ेगा. आपके वर्टिसेस भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. और ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. मुझे इतने क्योंकि मेंशन नहीं किया था कि 100 सैपलिंग्स है या जैसे पहले क्वेश्चंस में था, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया. ठीक है. तो P के वर्टिसेस क्या होंगे, -2 एंड -2 एंड -2. हाँ -12 ठीक. मैंने ऊपर x एक्सिस में माइनस नहीं लिखा, लिख लेना साथ में. ठीक है. तो ये आ जाएगा -12 -2. Q के वर्टिसेस क्या होंगे, Q के क्या होंगे, -13 -6. और R के वर्टिसेस क्या होंगे, -10. समझ में आ गया. ये सिर्फ इतना रेलिवेंस था, उसने सिखाना था आपको कि जब हम ऐसे हम सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, देखने का नजरिया चेंज करते हैं. पहले यहां से खड़े होकर इसको देख रहे थे ट्रायंगल को, अब यहां से देख रहे हैं. एरिया में फर्क नहीं पड़ता. अगर आप दोनों ही तरीकों से एरिया निकालोगे ना, फॉर्मूला अगर करवाया होता तो दोनों में फॉर्मूला में आंसर आपका एरिया का सेम आता. राइट. अगर आप इन वर्टिसेस के साथ भी एरिया निकालोगे और जो पहले वर्टिसेस निकाले थे उनके साथ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे तो आपके पास एरिया सेम आएगा. दिस इज व्हाट इट मेंट. आपको एरिया का फॉर्मूला नहीं है. हाँ, इतना जरूर हो सकता था कि कहा जाए कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल PQR. इफ A is the origin, if B is the origin,
इफ सी इज द ओरिजिन तो अकॉर्डिंगली, अगर बी ओरिजिन हुआ तो क्या होगा, ये एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, अगर डी ओरिजिन है तो क्या होता है, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव, बस इतना सा फर्क पड़ता है। आपको उसके अकॉर्डिंगली देखना है कि वी आर मूविंग लेफ्ट और राइट, अप और डाउन अकॉर्डिंगली। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आएगा, एरिया ऑफ ये कैलकुलेट वाला आप इसे कैंसिल कर दोगे, ये आपको डिलीटेड है, ठीक है। इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी ये एरिया और आपकी ट्रायंगल की बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को चेक करवा रहा है, जो हमें करनी है उसी को ये प्रूव कर रहा है, या नंबर्स के थ्रू प्रूव कर रहे हैं, आपके लिए फिलहाल अभी ये नहीं है। क्लियर हो गया, ये वाला वैसे भी एरिया के साथ कंपैरिजन में आ रहा है, सिमिलैरिटी को यूज करता है, आपको ये नहीं करना अभी फिलहाल। और अदरवाइज ऑल्सो एरिया का ही था क्वेश्चन, तो हमारे लिए कोऑर्डिनेट में एरिया डिलीटेड है, दिस ऑल्सो इज डिलीटेड। ओवरऑल वर्टिसेस को यूज कर सकते हैं, लेकिन चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन हमें डिलीटेड ही होगा, ऐसा कुछ नहीं आ सकता कि कंपेयर द एरियाज। क्लियर हो गया इतना हमें, यहां तक कोई कंफ्यूजन? क्योंकि एक दो क्वेश्चन जिसमें रहते हैं जो मुझे करवाने हैं आपको, लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, points P, 2A, 4 and Q. Points 2A, 4, Q minus 2, 2B are joined. Their midpoint is 1, 2A plus 1. Find values of A and B. क्या करेंगे? ए की वैल्यू 2, A2B3, ठीक है। क्या दिया हुआ है हमें? PQ का मिड पॉइंट गिवन है, ठीक है ना, ये पॉइंट P एंड ये पॉइंट Q, मिड पॉइंट क्या है 1, 2A plus 1। तो मिड पॉइंट निकालते कैसे हैं? इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 एंड y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे 4 plus 2b डिवाइड बाय 2, ये आ गया मिड पॉइंट ऑफ PQ। और फॉर्मूला वाइज हमने निकाल लिया, हाँ इसको A और वो बन जाएगा 2 plus B का, इसको इक्वेट कर देंगे जो पॉइंट गिवन है हमें, ये हमने निकाला है थ्रू फॉर्मूला और ये हमें गिवन है। अब इक्वेट करेंगे 2A minus 2 upon 2 is equal to 1, 4 plus 2B upon 2 is equal to 2A plus 1। समझ में आ गया इतना हमें? क्लियर है ना? तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, पुट द वैल्यू ऑफ A हियर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 plus 2B is equal to 2, 4 plus 1 5 10, ठीक हो गया। तो B की वैल्यू आ जाएगी 3, तो A is 2, B is 3। हो गई कैलकुलेशन? ये सबको समझ में आ गया? ये कोई कंफ्यूजन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिड पॉइंट में यही आता है। अगर मैं कहूँ ना क्या आ सकता है मिड पॉइंट में, ये आ जाएगा। आपको A और B में मिसिंग वैल्यूज देकर कह दिया मिड पॉइंट है,
ऐसे ही सेंट्रॉइड का क्वेश्चन भी होता है, और उससे पहले लिखो, लिख लिया ये हमने, हो गया सबका सॉल्व। नेक्स्ट, AB is the midpoint of line segment 10 minus 6 and BK4. Also, A minus 2B is equal to 18. Find value of K and distance AB. सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या दिख रहा है इसमें, AB इज द मिड पॉइंट। तो जहां पर मुझे मिड पॉइंट दिख गया, मुझे क्या लगाना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट किसका दिया हुआ है, AB का। तो मिड पॉइंट ऑफ AB कैसे निकालते हैं, बताओ कैसे निकालते हैं, 10 प्लस K डिवाइड बाय 2 और -6 + 4 डिवाइड बाय, ठीक हो गया। और मुझे ये दिया हुआ है किसके इक्वल है, AB। तो 10 प्लस K डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू A एंड -2/2 इज इक्वल टू B। तो यहां से B की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब अगर B की वैल्यू आ गई तो मैं A की वैल्यू कैसे निकालूंगी, इक्वेशन दिया हुआ है A minus 2B इज इक्वल टू 18। तो वहां पर हम क्या करेंगे, पुट B as -1 in A minus 2B is equal to 18, A plus 2 is equal to 18, A की वैल्यू क्या आ गई, 16। तो यहां से 10 plus K by 2 is equal to 16। तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22। सो K की वैल्यू आपके पास 22 आ गई है। अब आपको बताना है डिस्टेंस AB क्या है। तो A आपके पास पॉइंट है 10 minus 6, B है 22 4। कैन यू नाउ फाइंड डिस्टेंस AB, समझ में आ गया ना, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, हाँ? √244 ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो आएगा 2√61। समझ में आ गया सबको, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, कुछ ना समझ में आया हो। डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू क्या होगी लेंथ, ये बताओ रियान। मैम 10 minus 6 होल स्क्वायर ए लेंगे हम उसको, और उसके बाद प्लस B और 22 minus 10 minus 22 minus 6 minus 22 minus 12 स्क्वायर minus 6 minus 4 10 हो गया, 10 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 144 प्लस 100 का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 244। समझ में आ गया इतना, हाँ इसको अगर आप 4 कॉमन निकाल लोगे तो हो जाएगा 2√61। हाँ देखो 4 into 61 हो रहा है, और क्या, तो ये आ जाएगा 2√61। इतना ही करना है, इसके बाद √61 अगर कहा जाए तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। ये सारे क्वेश्चन टेस्ट में मैंने देने थे आपको, जो मैं अभी क्लास में करवा रही हूँ। ये अपना दिमाग लगाते, हाँ हाँ ऐसे वाली डालूंगी फिर, हाँ यही डाल दूंगी, फिर भी नहीं आंक्स आएंगे तुम्हारे, भी मेरी गारंटी है। कैलकुलेट द रेशियो इन विच, क्योंकि तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो सीरियसली, तभी मैं क्लास में करवा रही हूँ कि बाद में टेस्ट में दूंगी तो शक्लें देखती हूँ, उधर उधर देख रहे हैं, कोई यहाँ से देख ले कोई वहां से देख ले। समझो उस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, फॉर्मूला की एप्लीकेशन है, कैलकुलेट द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग
पॉइंट्स ए एंड दिस इज माय सीरियसली चैलेंज है ये आपको कि जो पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है ना, आपको टेस्ट पेपर दे दिया है, वो यहाँ पर बैठकर मेरे पास यहाँ बैठकर 1 घंटा फिर से दो। कोई गलती जब तक नहीं होगी ना तब मानूंगी हाँ पढ़ रहे हो, फिर भी गलती होगी देखना। दिस इज द ओनली वे टू इम्प्रूव। हमें लगता है एक बार टेस्ट पेपर कर लिया खत्म का, उस टेस्ट पेपर को 2 दिन बाद उठाकर दोबारा से सॉल्व करो। जब आपको समझ में आना शुरू हो जाए ना कि हमने करना क्या है या क्वेश्चन कोई भूल जाता है, दिस इज व्हाट रिविजन इज। हमें उस एस्पेक्ट में रिविजन चाहिए। Calculate the ratio in which line segment joining points A -4 2 and B 3 6 is divided by point Px3। एक तो आपको रेशियो निकालनी है, दूसरा का है फाइंड वैल्यू ऑफ x और तीसरा का है फाइंड लेंथ ऑफ AP। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले लो, ठीक है, कल ये होगा। और सैटरडे को ना मान लेना क्लास टेस्ट होगा आपका, यहाँ पर बैठकर क्वेश्चन दूंगी जो मुझे आपको सॉल्व करके देने होंगे, ऑन द स्पॉट चेक करूंगी। सैटरडे को कोऑर्डिनेट का टेस्ट होगा क्लास में, फुल चैप्टर। आप लोग को कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जितना समय आता है उतना करवाऊंगी। तो मैं कह रही हूँ क्लास टेस्ट होगा, एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे, मैं लिख दूंगी, कोई भी एक बच्चे से पूछूंगी बताओ सॉल्व कैसे किया है, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल, समझ में आ गया ये क्वेश्चन एज होमवर्क।